हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। क्या आप लोगों ने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है? और अगर कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम जो है वो 31 अगस्त को है, डेट भी अनाउंस्ड है। तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है हमारे पास अवेलेबल, और हमारी तैयारी जो है इस टाइम के साथ जो है वो हो जाएगी। और अगर नहीं की है तो अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि इधर माइनस मार्किंग जो है वो भी उन्होंने ऐड कर दी है ना। तो अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो मैं इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है वो कितने अच्छे से चल रही है ना, कि कितने अच्छे से जो आप लोगों ने तैयारी की है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और चेक करना ही जो है वो सही स्ट्रेटेजी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी कहाँ कहाँ पर जो है कमियां रही है, और हमें वहाँ जो है उसको सुधारने की कितनी जरूरत है वहाँ, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो आप लोगों को पहले तो आपको लेक्चर्स करना है, कवर करने हैं, है ना। और लेक्चर्स कवर करने के बाद आप लोग को जो है फिर उसके जस्ट आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद जो है आप लोग को प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि जो है प्रैक्टिस करना ही जो है वो सही स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें उस क्रैश कोर्स में लॉन्च किया है। तो उसमें हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी, हमने यूनिट फोर्थ से स्टार्ट किया था। तो यूनिट फोर्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट फिफ्थ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। और इसके साथ ही हम लोगों ने यूनिट सिक्स स्टार्ट कर दी है, और उसमें भी हमारे दो पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब उसमें हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके साथ ही में हमारी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री जो है वो भी फिनिश कर दी है। बस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे प्रैक्टिस सेट्स बचे, लेक्चर्स हमारे कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस सेट्स जो है वो बाकी है, वो भी हम जो है आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमारी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अब तक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है क्रैश कोर्स नहीं लिया है और आप चाहते हैं उस क्रैश कोर्स को लेना, तो मैं आप लोग को एक बार उसका क्रैश कोर्स दिखा देती हूँ। देखो, ये है हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच। ठीक है। अगर इस बैच के लिए मैं आप लोगों को जो है कुछ की फीचर्स बताऊं, तो देखो इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। इसमें आप लोगों को मिलेगा कि फुल सिलेबस कवरेज, सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं कि हम किस तरीके से इस बैच में जो है पढ़ाई करते हैं, तो इसमें आप लोग को जो है, जैसे कि आप लोग की यूनिट है, जैसे मैं बात करूं, मैंने यूनिट 4 की बात की कि यूनिट 4 से जो हम लोगों ने पूरा स्टार्ट किया है। तो अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं तो इसमें पूरे जो है 5 पार्ट है ना। टोटल जो है इसमें 5 यूनिट्स है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने हर यूनिट्स में मैंने इसका पूरा सिलेबस करवाया, फिर इसके जो है एमसीक्यूज करवाए, है ना। फिर इसका पूरा सिलेबस, देन इसके पूरे एमसीक्यूज करवाए हैं। इसी तरीके से मैंने जो स्ट्रेटेजी रखी है बाकी सारे यूनिट्स में, है ना। यूनिट फोर्थ में मैंने इसी तरीके से किया कि पहले पूरा जो है सिलेबस करवाया, उसके बाद इसके एमसीक्यूज। यूनिट फिफ्थ में भी सेम वही, एंड यूनिट सिक्स में भी हम इसी तरीके से जो है कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरीके जैसे मैंने अभी कहा कि हमने ऑर्गेनोमेटलिक किया, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री किया था, उसके एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम लोगों ने किया, और उसके एमसीक्यू जो है अभी हम लोग करने बाकी है ना। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का, इसलिए हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। एंड देन इसी तरीके से हम यूनिट 6 को भी जो है वो फिनिश करेंगे, और ना सिर्फ यूनिट 6 बल्कि बाकी सारी यूनिट जो है उसको भी इसी तरीके से जो है फिनिश करेंगे, है ना। तो इस तरीके से कुछ हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप लोग जानते ही है कि हमारी पढ़ाई जो है बैच में कितने अच्छे से, कितने शानदार तरीके से जो है वो चल रही है। क्योंकि साथ ही में, है ना, सिलेबस के साथ में, मतलब कि पूरी थ्योरी लेक्चर्स के साथ में ही आप लोगों को जो है प्रैक्टिस भी जो साथ में ही हो जाती है, ताकि आपको पूरा का पूरा जो है चैप्टर जो है वो समय रहते ही जो है फिनिश हो जाए, है ना। कि आप लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में एमसीक्यूज के आपका चैप्टर वही के वही जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही देखो आप लोग को क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशंस की। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप लोग क्या कराया जाएगा, लाइव जो है आप लोग के डाउट जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। अच्छा, इस बैच की अगर मैं खासियत बताऊं तो इसमें आपको 2026 में देखो किस तरीके से हो रहा है कि इसमें पहले थ्योरी लेक्चर्स करवाती हूँ, उसके बाद में एमसीक्यूज करवाती हूँ मैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप रिपीटर्स है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए, क्योंकि 2024 का बैच जो है इसके साथ आप लोग को जो है कम्प्लीटली फ्री जो है वो अवेलेबल
हो रहा है ना? इसमें जो है जैसे-जैसे थ्योरी इसमें थ्योरी लेक्चर्स हो रहे हैं, उसके बाद में एमसीक्यू हो रहे हैं, इस तरीके से हमारा 2026 का जो है बैच चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग को 24 का रिकॉर्डेड बैच भी चाहिए तो वो भी इसी के साथ जो है वो अवेलेबल है। तो अगर जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके साथ ही आप लोग को अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ जो है आप लोग को हर लेक्चर के साथ में ही जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में आप लोग को मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज मिलते हैं यूनिट वाइज से, उसके साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट जो है इसमें जो है अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एवरीवन, ये था हमारा पूरा कंप्लीट बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो enroll now and crack MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद एंड और अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग की तैयारी जो कितने अच्छे से चल रही है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहला है इंग्लिश का क्वेश्चन, हट गया शायद, कोई नहीं। देखो, इसमें सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी तक की है, शायद थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखो, सॉरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आयन की जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक ऋणात्मक होती है? मतलब वो पूछ रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है वो किस कंपाउंड की होती है। ठीक है, देखो किसकी होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी निकालने के लिए मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, सबसे इजी फॉर्मूला क्या था कि आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, चार्ज बाय साइज। ठीक है, चार्ज बाय साइज जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो मतलब कि जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर कौन सा, देखो ये +2 चार्ज है, इसमें भी Mg+2 है। देखो अगर सब में +2 होता तो आप किस बेसिस पे करते हैं, आप फिर साइज के बेसिस पे जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे चार्जेस के बेसिस पे हो रहा है, इन दोनों में कैसे करेंगे, बेरियम और मैग्नीशियम में आप कैसे करेंगे, देखो ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, साइज बढ़ रहा है तो जिसका साइज जो है वो बढ़ेगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। मतलब जितना छोटा साइज उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। तो अगर +2 वाला रहेगा तो आप साइज के बेसिस पे करेंगे ना, जहाँ पे चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा है आप वहां साइज के बेसिस पे करेंगे। तो वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू बेंटसून वेयर विल फ्लोरीन एटम ऑक्यूपाई इन PCl3F2? बेंटसून के अनुसार PCl3F2 में फ्लोरीन कहाँ होंगे? देखो, तो अब PCl3F2 की अगर मैं बात करूँ तो इसका शेप जो है वो कैसा होता है, या फिर मैं बोलूँ कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, तो कैसी होती है इसकी ज्योमेट्री, सेंटर में जो है फॉस्फोरस होता है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट ज्योमेट्री निकालनी सिखाई जब हमने बॉन्डिंग पढ़ा है ना, यूनिट पर नंबर 5 में हमने लास्ट पार्ट जो था उसका बॉन्डिंग वाला वो कंप्लीट किया था, तब मैंने आपको बॉन्डिंग पढ़ाई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका शेप कैसा होता है PCl3F2 का, PBP मतलब पेंटागोनल बाय पिरामिडल जो है वो इसका शेप जो है वो होता है ना, माफ कीजिएगा, है ना, इस तरीके से इसका जो है वो शेप होता है। देखो इस तरीके से, है ना, टीबीपी, सॉरी टीबीपी है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है इसका शेप यहाँ पर ये होता है। तो देखो किस तरीके से आप यहाँ पर ये करेंगे कि अगर इस तरीके से ये होगा तो देखो क्लोरीन जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, क्लोरीन आपका जो है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ आते हैं, ये इस तरीके का ये शेप हो गया, है ना, ये इसका शेप हो गया। तो अगर ये शेप हो जाएगा इसका, तो आप जो है इसका किस तरीके से बनाएंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन में से एक है आपका पास क्लोरीन, दूसरा है आपके पास क्लोरीन, है ना, तो कौन सा कहाँ आएगा, इसी के लिए मैंने आपको एक बेंट रूल बताया था। और बेंट रूल क्या बताता है, बेंट रूल बताता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं आपके एक्सियल साइड से, है ना। अब एक्सियल साइड कौन सी होती है भाई, ये वाली आपकी जो है वो एक्सियल साइड होती है ना, ये दो एक्सियल साइड्स है। और इसके अलावा ये जो है आपकी इक्वेटोरियल साइड जो है, ये वाली आपकी ये इक्वेटोरियल साइड यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बेंट ने क्या बोला कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहा लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, है ना। मोर क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां जाते हैं जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो लेस होता है। मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस कहाँ पर है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक्सियल साइड पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो लेस होता है, याद आया है ना, कि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस होता है एक्सियल साइड्स पर, इसीलिए आपके जो है फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, एक्सियल साइड पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि मोर परसेंटेज कैरेक्टर होता है वहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है लेस होता है वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो होता है ना। तो कहाँ पर जाएंगे भाई,
उसने बोला है मैं फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, तो दोनों के दोनों फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, एक्सियल साइड्स पे जाएंगे, मतलब एक फ्लोरीन आपका यहाँ पर, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर, और उसके बाद में बाकी के क्लोरीन जो है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आ जाएगी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि CFSC ऑर्डर फॉर CONH3 6+3 है ना। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स दी है और उसने आपको पूछा कि CFSC का ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे निकालते CFSC को, बहुत सिंपल। देखो पहले आप लोग को देखना है ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग जो है यहाँ पर ये होती है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका बेरी सेंटर जो है यहाँ पर ये आपका होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, माइनस के 0.4 डेल्टा 0 है ना, और ये कितना होता है प्लस के 0.6 डेल्टा 0 यहाँ पर ये होता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो देखो कि भाई ये इस तरीके से हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। देखो अब ये कैसा है, CONH3 6+3 कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसमें क्या होगा, देखो कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितने D6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि NH3 6 में कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करूं तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अच्छा एक चीज और, मैंने इसको स्टार्टिंग से करती हूँ कि भाई अगर ये 5 यहाँ पर इसी तरीके से रहे, ठीक है, ये 5 यहाँ पर इसी तरीके से रहे और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो कैसे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। देखो इस तरीके से आपके रहेंगे और बाद में जाके जो है ये इस तरीके से EG और T2G में ये जो है स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये मैंने पूरा का पूरा ही जो है आपका स्प्लिटिंग डायग्राम जो है ऑक्टाहेड्रल के लिए बना दिया। ठीक, चलो अब देखो कि भाई अब इसमें हमको निकालना है CFSC निकालना है, तो कैसे, देखो अब इसके लिए निकाल, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 एंड देन 6 है, तो 6 4 जो कितना होता है, 6 4 जो 24, मतलब माइनस के 2.4 डेल्टा 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट कितना है, यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब 3 नीचे जाएंगे और 2 ऊपर चले जाएंगे। देखो करके देखते हैं इस तरीके से, देखो 1 2 3, अब क्या वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग जो है वो नहीं होगी, इसलिए 4 5 एंड देन 6 इस तरीके से। देखो अब यहाँ पर आप एक CFSC निकालेंगे तो यहाँ पर CFSC कितने निकलेंगे 1 2 3 4, 4 नीचे है, मतलब 4 4 जो कितना, देखो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी कि देखो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, मतलब कि कितना माइनस के 1.6 डेल्टा 0 प्लस के ये ऊपर कितने हैं, देखो ऊपर के लिए क्या हम यूज करते हैं 0.6 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना 6 2 जा कितना 12 हो जाएगा, मतलब कि प्लस के 1.2 डेल्टा 0 मतलब कितना 0.4। तो देखो 0.4 आपका दो ऑप्शन में, इसमें भी 0.4 है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में भी 0, देखो वहीं पे यहाँ पर भी 2.4 है, यहाँ पर भी 2.4 है, मतलब सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब देखो बात यहाँ पर ये आ जाती है आपकी कि भाई अब देखो यहाँ पर 2p और 3p, अब ये क्या नया है भाई, ये क्या नया है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर हम थोड़ा सा समझे तो ये क्या होती है कि पेयरिंग एनर्जी, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है पेयरिंग एनर्जी के लिए। आपको देखो कितने पेयर है टोटल, देखो कितने यहाँ पर ये आ गया, एक मिनट है ना, देखो ये आपका पहली पेयरिंग, दूसरी पेयरिंग, तीसरी, जितने पेयर होंगे देखो कितने पेयर है 3, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर टोटल एक ही पेयर है, तो 3 - 1 कितना आया 2p, कितना आया 2p। वहीं पे हमको क्या करना है, टोटल जितने पेयरिंग्स होते हैं ना उसमें से ये टोटल को इसको जो है वो माइनस कर देने होते हैं, मतलब कि 3 - 1 कितना 2p। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ B5H9 अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल के अकॉर्डिंग जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है कि हमको क्या करना होता है BnHn और ये माइनस जो भी हो है ना, जो भी हो, तो ये कितना है, देखो अब यहाँ पर कितना है, इसको हम करें तो B5H5 और ये कितना है 9 है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, और -4 के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, अगर ये आपका क्या आता है -4 आता है तो हम इसको बोलते हैं निडो कंपाउंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या बोल रहा है कि पेन फॉर्मेशन मेनली इन्वॉल्व्स, पेन का जो फॉर्मेशन होता है, हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि पेन किससे बनता है, क्या CO2 और मॉइस्चर से बनता है, नहीं। क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोकार्बन और सनलाइट से बनता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रीजन फॉर कोऑपरेटिविटी इन हीमोग्लोबिन, पहले तो कोऑपरेटिविटी होता क्या है ना, कोऑपरेटिविटी हमने बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि क्या होता है कोऑपरेटिविटी में, कि अगर एक जो है कि कॉम्प्लेक्स में अगर एक ऑक्सीजन एटम जुड़ता है तो वो बाकी ऑक्सीजन एटम की जुड़ने की एफिनिटी को जो है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन क्या होता है कि अगर एक आया तो उसका साइज, देखो साइज कुछ ऐसा छोटा था, अगर एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम आते जाएंगे वो साइज को क्या करते बढ़ाते जाएगा, है ना। तो क्या होता है, चेंज इन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर की चेंज इन आयरन साइज मूवमेंट इनटू प्ले। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर। आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग बोरॉन हैलाइड। तो हमने जो है मेन ग्रुप केमिस्ट्री में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बोरॉन हैलाइड्स में सबसे प्रबल लुईस एसिड कौन सा होता है। तो अगर आपको याद हो कि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ना तो क्या होता है, साइज जो है वो बढ़ता है ना हैलाइड्स के। जैसे हम ये देखो यहाँ से हम नीचे गए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपके हैलाइड्स का साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग जो है वो क्या हो रही है, वीक हो, जैसे ही हम ग्रुपों में नीचे जा रहे साइज बढ़ रहा है, बैक बॉन्डिंग कम हो रही है। क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कम हो रही है तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, लुईस एसिड मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट डायगोनल रिलेशनशिप पेयर एंड इसका जो है वो रीजन है यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो सबसे प्रबल डायगोनल रिलेशनशिप किसमें होता है और क्यों होता है, ये जो है आपको यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देखो इसका रीजन जो है यहाँ पर क्या होने वाला है कि देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डायगोनल रिलेशनशिप होता किस किस में होता है और क्यों होता है डायगोनल रिलेशनशिप, हमको ये दोनों जो है वो पूछना है। देखो सबसे पहले तो कैसा होता है कि ग्रुप एलिमेंट जो है, एलिमेंट आपके कौन से, जो पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स के साथ जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसकी, बोरोन बेरिलियम से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, बेरिलियम से हम शुरुआत करते हैं, बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, है ना, देखो एल्यूमिनियम, सो सॉरी ये बोरॉन के नीचे आता है, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद में है बोरॉन, बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, उसके बाद में कौन है, कार्बन, कार्बन के बाद आता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। अब देखो कि क्या होता है कि ग्रुप पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके 3 वाले एलिमेंट के साथ जो है क्या करते हैं, कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें कि आपका ये जो एलिमेंट होगा ना बेरिलियम वाला, ये उसके जो है कौन से सेकेंड पीरियड के, मतलब उसके जो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, उसके नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट, मतलब कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट से जो कि ये है, तो इसके साथ क्या करते हैं, उसके सेकेंड के नेक्स्ट वाले से, मतलब कि ये देखो ये सेकेंड है और इसका नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, तो बेरिलियम जो है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ जो है आपका यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। उसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ जो है यहाँ पर आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। मतलब कि आपका करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर शो करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके सिमिलर जो है वो आयनिक पोटेंशियल होता है, मतलब चार्ज बाय रिलीज रेशियो जो है वो समान होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल लगभग समान होता है, इसलिए इनके गुण जो है कैसे होते हैं, मिलते जुलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच स्पीसीज शो मैक्सिमम पाई बैक बॉन्डिंग विद CO लिगेंड्स। ठीक है, निम्न में से किस स्पीसीज में CO लिगेंड के साथ पाई बैक बॉन्डिंग सबसे अधिक होती है, किसमें होती है। तो पाई बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें सबसे ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें कि ये है आपका मेटल, ठीक है, देखो ये है आपका मेटल, मेटल के साथ कौन है, कार्बोनिल जो है यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर क्या होगा, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये CO जो है, CO का बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है क्या हो जाएगा, कम यहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो अगर
यहाँ पर नेगेटिव है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, पाई बैक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है मतलब यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, है ना, पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट अपोजिट होती है, ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताई दिया था, ठीक है। तो क्या है कि उसने हमसे पूछा है पाई बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम किस में होगी, किस में होगी। देखो एक ही है आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वाला, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच D6 कॉन्फ़िगरेशन विल शो मैक्सिमम CFSE इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी। अगर हम पेयरिंग एनर्जी को भी इंक्लूड करें, देखो क्या बोल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अधिकतम CFSE किस में होगी, किस में होगी। तो अभी अभी हमने जस्ट देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी तरीके का एक क्वेश्चन था कि वो क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम जो है CFSE कब होती है, जब उसकी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। देखो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मतलब कि इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्सेस है, और क्या हो रहा है कि अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग यहाँ पर इस तरीके से, देखो उसने क्या बोला D6 के लिए बोला, तो D6 अगर मैं यहाँ पर करूँ तो देखो 3 यहाँ होगा, 4 5 एंड देन 6। अगर ये किसके लिए, लो स्पिन के लिए मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन की अगर मैं बात करूं मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो देखो यहाँ पर जो कितनी आ रही है, माइनस के 2.4 और डेल्टा जीरो जो है यहाँ पर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 0.4 डेल्टा जीरो होता है और यहाँ पर प्लस के 0.6 डेल्टा जीरो यहाँ पर ये होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 से एग्जैक्ट कितना 24, मतलब माइनस के 2.4 डेल्टा जीरो। वहीं पे अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, तो 4 इंटू माइनस के 0.4 प्लस यहाँ कितना है 2 इंटू प्लस के 0.6 जो है हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर जो कुछ ना कुछ कम होगी, तो मतलब किसमें होगी, ज्यादा ज्यादा होगी आपकी किसमें, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जो है आपकी यहाँ पर CFSE ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो एवरीवन, यहाँ पर जो है हमारे जो भी क्वेश्चंस थे ना वो हमारे फिनिश होते हैं, मतलब हमने जितने जो है वो चैप्टर तक फिनिश किए हैं, जो भी था हमने यूनिट 4 कंप्लीट की, यूनिट 5 कंप्लीट की, और यूनिट 6 जो भी मैंने अब तक पार्ट जो आपको करवाया है, मतलब कि हमारी जो है लगभग 12 चैप्टर जो वो फिनिश हो चुके है ना, मतलब लगभग 2.5 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, 12 चैप्टर्स अगर मैं समझ के चलूँ तो इतना हमने जो है फिनिश कर दिया है। आई होप आप लोग को लेक्चर जो है बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, थ्योरी लेक्चर अच्छे समझ में आएंगे, उसके साथ में अपने जो एप्टीट्यूड प्रैक्टिस किए वो भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। सो एवरीवन, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अपनी तैयारी को करना कि जिसमें आप पहले थ्योरी लेक्चर्स करें और उसके बाद जो है वो क्या करें, MCQ जो है वो उसको करें, है ना। तो अगर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस के साथ में, तो देखो ये हमारा एक बार और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो है वो बैच है जिसमें जो है आप लोग को जो है कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिस सेट कोर्स है। ये ना सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स बल्कि आपको थ्योरी कोर्स भी इसके साथ जो है वो कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें क्या है, फुल सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको पहले थ्योरी करवाई जाती है, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसके लिए लाइव क्लासेस भी इसके लिए अवेलेबल होती है। इसके साथ में ही आप लोग को क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है 2026 का जो बैच है जो चल रहा है उसके लेक्चर्स, उसके साथ में ही जो हमारा ओल्ड बैच है 2024 का उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एक साथ अवेलेबल है। साथ में 2026 में जो है ये जो बैच है आपको ये भी अवेलेबल है, कौन सा, जिसमें आपको MCQs और जो है वो थ्योरी क्लासेस अवेलेबल 2026 के लिए। इसके लिए आपको कंप्लीट जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस थ्योरी फॉर्म में जो है वो अवेलेबल, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग को हर लेक्चर के साथ जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, यूनिट वाइज टेस्ट एंड साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो भी साथ में आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, एनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस। और हाँ, इसके लिए देखो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस जो है वो रखा गया है, जो है आपके लिए 3500,
ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करवाया जा रहा है। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाने की नीड नहीं है ना, बहुत मिनिमम प्राइस पे इसके लिए रखा गया है। सो एवरीवन एनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं अपने इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं लेकर आऊंगी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज ही के लेक्चर की तरह। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड फॉर योर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।